मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यहाँ लड़ाई हमें खुद से करनी होती है, उस लड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चलन ज्ञान कैफ़े में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो अभी तक के अध्याय में हमने ये पढ़ा, ये जाना कि जब शीत युद्ध का अंत हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में केवल एक ही शक्ति रह गई, या फिर एक ही महाशक्ति रह गई, जिसका नाम था अमेरिका। तो 1991 के बाद से अमेरिका जो है विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गई। ठीक है, और इस महाशक्ति का वर्चस्व जो है पूरे विश्व पर किस प्रकार का था। वर्चस्व मतलब कि कह लो कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो दबदबा है पूरे विश्व पर किस प्रकार का था, उसकी अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति क्या थी, हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व का विस्तार कहाँ तक है, उसकी सीमाएं क्या है। विस्तार से मतलब कि कहाँ तक फैला हुआ है, और सीमा से मतलब है कि इसको कहाँ तक इसकी लिमिट्स है। ठीक है, और फिर विश्व पर इसका क्या प्रभाव रहा, और साथ में हम ये जानेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है किस प्रकार के हैं और होने चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और वर्चस्व की एक अवधारणा क्या है, इन सब बातों पे हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत होती है 1991 में। एक छोटा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ या अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई, तो दोनों का उत्तर एक ही है, 1991। ठीक है, इस वाले प्रश्नों को कभी कभार घुमा के पूछ देते हैं, कभी इस वे में तो कभी उस वे में, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी वर्चस्व की, तो अमेरिकी वर्चस्व की जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से गहरी होती चली गई, हम कुछ घटनाओं से समझेंगे। पहली घटना हुई कि इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इराक को कई बार राजनयिक माध्यमों से, यानी कि पॉलिटिकल वे में समझाया गया शांति से कि आप जो है कुवैत को खाली कर दीजिए, यह आधिपत्य अभी सही नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई प्रयासों के बावजूद जब इराक नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर सैन्य कार्रवाई की जो इजाज़त है वो दे दी। इससे अमेरिका बहुत खुश हुआ, उसको अब मिल गया था कि हाँ, मुझे प्रदर्शन करने का मौका ही मिल जाएगा। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, इनका संक्षिप्त में कहें तो जॉर्ज बुश। ठीक है, पूरा नाम याद रखिए क्योंकि जॉर्ज बुश 2 हैं अमेरिकी इतिहास में हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो ये पहले वाले हैं जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, जिसको संक्षिप्त में जॉर्ज बुश कहते हैं। तो इन्होंने इस घटना को नई विश्व व्यवस्था कहा। ठीक है, 34 देश की 6,60,000 सेनाओं ने एक साथ अमेरिका पर धावा बोल दिया, एक साथ इराक पर धावा बोल दिया, इराक पर जो है हमला किया, और इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यूएनओ ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध भी यही है, और इस खाड़ी युद्ध में जो ऑपरेशन किया गया है यूएनओ के लिए, उन्होंने इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इस 6,60,000 सैनिकों ने आसानी से इराक को हरा दिया। इराक के उस वक्त के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। उन्होंने कहा था कि ये जो जंग है लड़ने से पहले कि 100 जंग की एक जंग साबित होगी, लेकिन अब लॉजिकली भी कोई सोचता तो आसानी से बता सकता था कि इराक किसी भी हालत में नहीं टिकने वाला था। अमेरिका और उन बाकी अन्य 33 देशों के सामने, यानी टोटल हो गए 34 देश के सामने टिकना असंभव था। फिर भी इराक लड़ा और बुरी तरह से तुरंत ही हार गया। ठीक है, इराक के कुछ सैनिक जो जब इराक अपने मतलब वापस लौट रहे थे, खाली कर रहे थे या फिर अपना मैदान छोड़ रहे थे, तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है ये डेथ ऑफ हाईवे की है, मृत्यु का राजपथ की जो है ये तस्वीर है। जब ये वापस लौट रहे थे तो ये ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, और ट्रैफिक जैम में फंस गए तो अमेरिकी विमानों ने क्या किया, इन पर बमों से जो है हमला किया, और बहुत सारे इराकी सैनिक के अलावा वो जो फिलिस्तीनी शरणार्थी थे वो भी मारे गए, और जो कुवैत के लोग थे जिनको बंदी बना लिया गया था इराक के द्वारा वो भी मारे गए। और इसलिए इस वाली घटना को कई जो विशेषज्ञ हैं, कई जो पर्यवेक्षक हैं जिन्होंने इस पर नज़र गड़ाई हुई थी, उन्होंने कहा कि ये अपराध युद्ध की संज्ञा दी। ठीक है, इसके अलावा इसी युद्ध को एक और नाम से जानते हैं हम, कंप्यूटर युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने इस वाले युद्ध में स्मार्ट बमों का जो है प्रयोग किया था, और स्मार्ट बम के प्रयोग के कारण इस वाले युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो इस वाले घटना के बहुत सारे प्रश्न आपके छोटे छोटे एग्जाम, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, या अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर युद्ध क्या है, और ये सारी, और ये अपराध युद्ध क्या है। तो ये चारों जो है इसी घटना से संबंधित है, तो इन चारों नामों को जो है आपको ध्यान से याद रखना होगा, ठीक है। अमेरिका, इस घटना से मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि अमेरिका ये आसानी से सबको बता चुका था कि अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, क्योंकि आप देखेंगे तो 6,60,000 सेनाओं में से ना 75% जो सेना थी वो थी अमेरिका की, यानी लगभग 4.5 लाख की सेना अमेरिका के पास थी। तो अमेरिका ने लगभग ये जता दिया कि हाँ, हम सैन्य रूप से किसी भी अन्य देश से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अमेरिका ने अपने इस युद्ध की जो कवरेज होती है ना, मीडिया और टेलीविज़न जो है इस युद्ध की कवरेज कर रहे थे, तो इसके माध्यम से जो है हर जगह टीवी कवरेज करवाई, और अमेरिका ने जो है अपना बोलबाला अपनी जनता के सामने और विश्व के सामने रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये पहली घटना हमारी समाप्त हो जाती है। और इसमें एक छोटी और है, कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो ये था कि अमेरिका ने जितना इस पर खर्च किया था इस युद्ध के अंदर, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इसको जो मुनाफा हुआ था, क्योंकि जो पैसे इसने लिए थे जापान से, जर्मनी से, सऊदी अरब से, वो काफ़ी ज़्यादा थे जितने उसने खर्च किए थे। तो एक तो इसका मुनाफा हो गया, दूसरा ये विश्व को ये बताने में सफल रहा कि अमेरिका जो है सैन्य मामले में किसी भी अन्य देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी घटना की ओर। अगली हेडिंग हमारे पास क्लिंटन का दौर। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश जो है वो चुनाव हार गए डेमोक्रेटिक के नेता बिल क्लिंटन से। चुनाव में हार का कारण क्या रहा है, तो जॉर्ज बुश ने अपने चुनाव प्रचार में विदेशी नीति जैसे बातों को जो है इसके माध्यम से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, जबकि बिल क्लिंटन थे उन्होंने घरेलू मामलों को अपना चुनाव का प्रचार का आधार बनाया, और इस प्रकार से उनके लिए यह जीत का एक ट्रिक साबित हुआ, और 1992 में वो चुनाव जीते। हालांकि वो लगातार दूसरी बार भी चुनाव जीते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 1992 में और 1996 में। अमेरिका में हर 4 साल बाद चुनाव होते हैं, तो लगातार 2 बार वो जो है वो जीत गए थे आपके बिल क्लिंटन। उन्होंने जॉर्ज बुश की जगह, जो जॉर्ज बुश की तकनीक थी सैन्य सुरक्षा और कठोर राजनीति जैसी चीज़ों को छोड़कर, लोकतंत्र के बढ़ावे को, जलवायु परिवर्तन को और विश्व व्यापार जैसी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इन नरम मुद्दों पर इन्होंने जो अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई थी। उनकी सैन्य शक्ति में ज़रा से भी कोई कमी नहीं आई। जब समय पड़ा उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया और दिखाया विश्व को कि अमेरिका अभी भी बहुत शक्तिशाली है। एक घटना है 1999 की। 1999 में क्या हुआ, यूगोस्लाविया में एक जगह है छोटा सा कोसोवा में अल्बानियाई जो लोग हैं, समुदाय है, वहाँ पर बहुलता है। बहुलता मतलब कि अधिकतर लोग जो है वो अल्बानियाई है, ठीक है। वहाँ समुदाय का नाम है अल्बानियाई। तो वो आंदोलन कर रहे थे, तो यूगोस्लाविया ने उनके आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया, दबाने के लिए बहुत कुछ मतलब कि अत्याचार किए। तो अमेरिका ने इसके जवाब में यूगोस्लाविया पर लगातार 2 महीनों तक बम फेंका, और वहाँ पर जो है नाटो देश भी इसमें काफ़ी समर्थन था इसमें। तो नाटो देश का क्या हुआ कि वहाँ पर कब्जा हो गया, ठीक है। और दूसरी घटना हमको देखने को मिलती है सैन्य कार्रवाई से लेकर 1998 में, जब नैरोबी केन्या की जगह है एक नैरोबी, और दारुसलाम जो तंजानिया की एक जगह है, वहाँ पर अमेरिकी दूतावास पर क्या हुआ कि बम गिराए गए, ठीक है। तो इस बम गिराने की जो क्या कहते हैं ना, अपराधी, वो जो शक है या फिर जो जिम्मेदार है, वो अलकायदा को ठहराया गया। अलकायदा क्या है, तो मुस्लिम अतिवादी का एक समूह है। मुस्लिम अतिवादी मतलब कि अतिवादी का मतलब होता है जो केवल एक ही चीज़ को, एक ही विचारों को एकदम कठोर रूप से पालन करता है उसका। तो इसलिए मुस्लिम विचारधाराओं का जो समर्थक है, और उसको मतलब कि ये अतिवादी मतलब ये होता है कि अगर आप सोचते हो कि मेरा ही धर्म सबसे बेहतरीन है और किसी का धर्म, बाकी सबके धर्म जो है वो बिल्कुल पाप है, बेकार है, ठीक है, ये विचार रखना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये अतिवाद की विचारधारा है। तो अलकायदा एक मुस्लिम अतिवाद की विचारधारा वाला एक समूह है। तो इस समूह के ऊपर जो है मतलब कि लगाया गया आरोप कि इस समूह ने जो है इन दोनों जगह पर बमबारी की है। कहाँ पर, तो एक दारुसलाम तंजानिया में और एक नैरोबी केन्या में। तो इसके खिलाफ अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के आज्ञा के, इजाज़त लिए बिना, मतलब कोई परवाह नहीं करी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है,
संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उन्होंने लगातार जो है अफ़गानिस्तान और सूडान को जो है अपना बमबारी किया। और इस ऑपरेशन को बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जो है संबोधित किया। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि किस प्रकार से जो है अमेरिका जो है किसी भी मतलब समय कि अब कमज़ोर स्थिति में नहीं रहा, चाहे उसका राष्ट्रपति कोई भी रहा हो। ठीक है, और इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि ये घटना ख़त्म हो गई। घटना देखो, अब अलकायदा पे हमला तो हो गया, लेकिन अलकायदा का जो सभी लोग नहीं मरे ना। अलकायदा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अलकायदा पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ। 11 सितंबर 2001 के दिन अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ही 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया, मतलब उनको जो है हाईजैक कर लिया था। ठीक है, और उन चारों विमानों को उन्होंने किसकी सीट में छोड़ा, मतलब किसकी सीट में वो ले गए, तो वो ले गए अमेरिका की 4 बड़ी मुख्य इमारतों की सीट में। 2 टकराए गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो न्यूयॉर्क में स्थित है, उसके उत्तर और दक्षिण टावर से 2 विमान टकराए, आपको तस्वीर में दिखाई जा रही है। तीसरा जो है वर्जीनिया में एक आर्लिंगटन जगह है और वहाँ पर पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय था, तो ये 2 विमान वहाँ टकराए गए, ये तीसरा विमान था। चौथा विमान जो था आपका, उसको टकराना था अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से, लेकिन वो जाके गिर गया कहाँ पे, तो वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर गया। और इसी घटना को जो है 9/11 कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर हम तो डेट लिखते हैं पहले कि हम भारत में कैसे लिखते हैं डेट, पहले लिखते हैं हम दिन महीना, फिर लिखते हैं हम साल, लेकिन वहाँ पर जो है अमेरिका में पहले लिखते हैं महीना, फिर लिखते हैं तारीख, मतलब डे जो होता है। तो 9वां महीना था, 11वां तारीख थी, इसलिए 9/11 इस घटना का नाम दिया गया। ठीक है, और इस घटना में करीब 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। और जब से अमेरिका बना था, करीब 1776 में अमेरिका बना था, उसके बाद से जो है इतनी बड़ी घटना जो है उनके इतिहास में दर्ज नहीं की गई थी, अगर हम खाली 1-2 घटनाओं को छोड़ दें। इस घटना की अगर तुलना करें तो एक 1814 में जो था ब्रिटेन ने जो है वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। ठीक है, और एक घटना थी 1941 के अंदर, 1941 में क्या हुआ था, जापानियों ने पर्ल हार्बर पर जो है आतंक मचाया था। तो इन 2 घटनाओं को छोड़ दे तो ये घटना भी जो है काफ़ी बड़ी घटना थी। ठीक है, तो 2001 में क्या था, अमेरिका में क्लिंटन की सरकार नहीं थी। तो किसकी सरकार थी, तो रिपब्लिकन पार्टी की जॉर्ज वॉकर बुश की सरकार थी, यानी जॉर्ज W. बुश। इन्हीं के पिता की सरकार थी सबसे पहले जब इराक में हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध, और उनके पुत्र हैं आपके जॉर्ज वॉकर बुश। इनके पिता का नाम है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश। तो दोनों अलग अलग बुश हैं, इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रथम खाड़ी युद्ध में इनके पिताजी हैं, रिपब्लिकन पार्टी के ही है, जिसका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश। और इस अभी 2001 में जो रिपब्लिकन पार्टी के जो राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में थे, वो थे जॉर्ज W. बुश, यानी जॉर्ज वॉकर बुश। ठीक है, तो जॉर्ज वॉकर बुश ने क्या किया कि सैन्य जो कार्रवाई है काफ़ी कठोर रूप से की। वो उन्होंने सीधा कहा कि हमें जो है किसी भी हालत में ना अमेरिका की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 9/11 का शक जिस पर था उस सबको जो है आड़े हाथों से लिया। जिसमें से मुख्य थे आपके 2, एक तो आपके तालिबानी थे और दूसरे जो है जो थे वो अलकायदा थे। तो अलकायदा और तालिबान के कई ठिकानों पर जो है बमबारी की गई, कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई। ठीक है, इन गिरफ्तार और जहाँ से गिरफ्तारी कर रहे थे वहाँ पर उनकी सरकार को बता भी नहीं रहे थे कि हम आपके देश से गिरफ्तारी कर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं इनकी नहीं थी। ठीक है, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ को भी नहीं सूचना दी जा रही थी इन सब के बारे में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह भी नहीं कर रहे थे जब ये इस प्रकार के एक्शन ले रहे थे। और गिरफ्तार लोगों को यानी कैदियों को इन्होंने जो है कई गुप्त जेलों में रखा। तो 9/11 के हमले के जवाब में जो इस अमेरिका की कार्रवाई थी, इस कार्रवाई को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इराक पर आक्रमण। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नामक अभियान के तहत इराक पर सैन्य आक्रमण किया। ठीक है, इस आक्रमण में जो एक ग्रुप था कोलिशन ऑफ विलिंग्स, ये 40 से अधिक देशों का ग्रुप था, और इन्होंने इस तर्ज पर इराक पर आक्रमण किया कि इराक के पास जो है बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो सामूहिक नरसंहार कर सकते हैं, मतलब कि जो पूरा समाज को समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हथियार खतरनाक हो सकते हैं, किसी भी मतलब ऐसा हथियार खतरनाक हो सकते हैं विश्व के लिए, इसलिए हमें इराक के इन सभी
हथियारों को समाप्त करना है। और इस उद्देश्य से जो है इराक पर जो है हमला किया अमेरिका और उसके कोलिशन ऑफ विलिंग्स, जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। ठीक है, इस हमले की अनुमति यूएनओ ने नहीं दी थी, लेकिन यूएनओ की परवाह अमेरिका करता ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, वीटो है। ठीक है, तो इसके बावजूद अमेरिका ने जो है इराक पर हमला किया। इराक पर हमला करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि उस इराक के पास कोई ऐसा हथियार था ही नहीं जो नरसंहार कर सकता था। ठीक है, अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी लगभग, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ क्या हुआ कि वहाँ पर एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। और पूर्णव्यापी विद्रोह के भड़क उठने से कारण क्या हुआ कि अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए, और हालांकि इराक के इससे ज़्यादा सैनिक मारे गए। और साथ में जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका के इस हमले से जो है करीब 50,000 से अधिक इराकी नागरिक जो है उसके बाद जो है वो मारे गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि फिर अगर सोचा जाए तो इस पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि अमेरिका का जो हमला करने का उद्देश्य असली में जो रहा होगा, ये रहा होगा कि वो सरकार का तख्ता पलट कर सके, पहला। दूसरा क्या था कि इराक के जो तेल भंडार है उस पर कब्जा जमाया जा सके। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य से उसने जो है आक्रमण किया, लेकिन वो इस आक्रमण में मतलब कि उसे काफ़ी निंदा हुई, और इस आक्रमण को मतलब कि है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, और सैन्य वर्चस्व क्या होता है, राजनीतिक वर्चस्व क्या होता है, और सांस्कृतिक वर्चस्व में क्या क्या होता है। अब इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब ताकत का एक ही केंद्र हो और पूरा विश्व उसके दबदबे में हो, तो उसे अक्सर जो है वर्चस्व सबसे डिनोट किया जाता है, उसको वर्णित किया जाता है। वर्चस्व शब्द का मतलब अंग्रेजी जो है वर्ड है वो हेगेमनी है, और हेगेमनी का जो ताल्लुकात है वो प्राचीन यूनान से है। प्राचीन यूनान में एथेंस जो है शहर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल हुआ करता था, और उसकी प्रबलता को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज अमेरिका के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका अपने तीनों क्षेत्रों में, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर हो, ये तीनों क्षेत्रों में जो है काफ़ी प्रबल है। किस प्रकार से प्रबल है वो आपको देखो 1 बाय 1 जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका की सैन्य शक्ति अनूठी व बेजोड़ है। अमेरिका के नीचे कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका अकेले खर्च कर देता है। यानी अमेरिका जितना खर्च करता है अपने सैन्य शक्ति पर, उसके नीचे के जो टोटल 12 देश है, जिसमें से आपका रशिया भी है, चाइना भी है और अनेक बड़े देश हैं, ब्रिटेन भी है, इन सबको मिलाकर ये जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक जो है अमेरिका अकेले खर्च कर देता है। ठीक है, वो अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने प्रौद्योगिकी पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करता है। तो इस हिसाब से जो है अमेरिका की सैन्य शक्ति जो है वो अनूठी एवं बेजोड़ है। ठीक है, अगर हम उसको आर्थिक तौर पर देखें अमेरिका को, तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की करीब 21 से 28% तक जो है हिस्सेदारी रहती है अर्थव्यवस्था के अंदर। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी, अग्रणी 3 कंपनी यानी आगे की 3 कंपनी में से एक अमेरिका की नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेवल पर जो है अमेरिका की जो है अर्थव्यवस्था लाई करती है। ठीक है, हमारे भारत का देखो कहाँ होगा, मुश्किल से मुश्किल हमारे भारत जाता है तो 3 तक पहुँचता है, वही मैक्सिमम 3 तक पहुँचता है। भारत की हाल ही में जो अर्थव्यवस्था रही है 18-19 में शायद 2.96% रही है, और अमेरिका कहाँ 21% से 28% के बीच में वो उसका अर्थव्यवस्था है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका कितना ज़्यादा जो है आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संपन्न देश है। ठीक है, और हम बात करेंगे देखिए इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव रहता है। तो इसकी जो ब्रिटेन वुड प्रणाली है, ब्रिटेन वुड प्रणाली में क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए कुछ नियम हैं। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, ये सब मतलब कि इसी के मतलब कि आप कह लो कि इसी के प्रभाव में काम करते हैं ना, इसी की देन है, अमेरिका के ही प्रयासों की देन है। तो इस प्रकार से जो है अमेरिका का सैन्य क्षमता भी काफ़ी अधिक है, और उसकी जो है दूसरी क्या हो गई आपकी आर्थिक शक्ति के रूप में भी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है हमें किसी अन्य देश के मुकाबले। और आप देखोगे जो एक MBA की डिग्री होती है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, MBA आपने सुना होगा। तो ये MBA की डिग्री की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी, 19वीं शताब्दी, मतलब 1900 के अंदर हुई थी। ठीक है, उससे पहले तो लोग सोच रहे थे बिजनेस करना तो काफ़ी आसान है, अपना ठेला खरीदो, उस पर डालो 4 केले और 10 के 12 बिजनेस शुरू कर दो। तो ऐसा
नहीं था ऐसा, मतलब कि बिजनेस इस प्रकार से उन्होंने किसी व्यापार को ऐसा नहीं देखा। उन्होंने बिजनेस को एक प्रोफेशन के रूप में देखा और उसके लिए जो है 1881 में स्कूल था व्हार्टन का, वहाँ पर जो इस डिग्री की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो है 1950 के बाद से ये विश्व के अन्य देशों में फैलना शुरू हुआ और आज जो है इसे एक प्रतिष्ठित डिग्री माना जाता है MBA को। तो इस प्रकार से जो है MBA मतलब उनकी जो विचारधारा रही, उनको जो किसी भी प्रोफेशन को देखने का नज़रिया है वो भी बदला और MBA की इस सफलता से आप जान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है अमेरिका की थिंकिंग स्किल और कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी उस वक्त तक। ठीक है, अब अगला आपका आता है सांस्कृतिक बढ़त है। तो अमेरिका, देखो कोई भी देश जो है केवल आर्थिक या फिर सैन्य शक्ति से किसी पूरे विश्व पर राज नहीं कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी संस्कृति भी है पूरे विश्व पर अपना प्रकाश डाले। तो अमेरिका का जो लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, मतलब है ना, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो आप अपने जीवन में या फिर अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में कि जो पश्चिमों से आई है। ठीक है, हमारे और इस जनरेशन को तो ये पता भी नहीं कि उनका था क्या, भारतीय संस्कृति क्या थी, भारत में किसी नागरिक के रहने का मूल सभ्य तरीका क्या था वो नहीं पता। हम जिस प्रकार से वर्तमान में जी रहे हैं हमारे पर काफ़ी ज़्यादा जो है पश्चिमीकरण का प्रभाव भी पड़ा है। ये जो हम नीली जीन्स पहनते हैं, चाहे कोई भी जीन्स पहनते हैं, और ये फटी फुटी जीन्स जो पहले भी मजबूरी हुआ करती थी, भारत की तो कपड़े फटे हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब वो फैशन है। ठीक है, कभी कपड़े छोटे हो जाया करते थे, इंसान जब थोड़ा लंबा हो जाता तो कपड़े छोटे आते थे, लेकिन अब कपड़े छोटे आना फैशन नहीं है, अब छोटे कपड़े ही मतलब कि वो है पहने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जो कभी मजबूरी थी भारत में वो आज भारत में फैशन है, तो वो किसकी वजह से है, तो ये आपके पश्चिमीकरण का जो प्रभाव हमारे भारत पे पड़ा है उसकी वजह से है। मैं किसी भी संस्कृति की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जो मूल सभ्यता है उस मूल सभ्यता से हम कितना बदल चुके हैं। ये दिखाता है कि अमेरिका अपनी संस्कृति को फैलाने में कितना, या फिर कोई भी अन्य पश्चिमी देश अपनी संस्कृति को फैलाने में किस हद तक जो है वो सक्षम हो पाया है। ठीक है, तो इन तीनों ही मामलों में जो है अमेरिका बहुत आगे था। और सोवियत संघ में भी देखो उसने क्या किया कि 2 पीढ़ियों के बीच में जो है जो सांस्कृतिक विचारधारा जो होती है उसके अंदर भी जो है तनाव उत्पन्न कर दिया था। इसलिए सोवियत संघ को हराना, इस स्तर पर भी हराना, वो हरा चुका था अमेरिका ने सोवियत संघ को। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी जो शक्ति है उसके बीच में रुकावटें क्या हैं, फिर हम बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे। तो अब है हमारे पास टॉपिक अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। तो इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण ही होता है। ठीक इसी तरह अमेरिका वर्चस्व का सबसे बड़ी बाधा उसकी खुद की अंदरूनी बुनावट ही थी। तो पहला क्या था, तो पहला था उसका संस्थागत बुनावट। ठीक है, अमेरिका की जो संस्थागत बुनावट है वो उसकी जो शक्ति है वो 3 भागों में विभाजित है। तो कार्यपालिका जो है अमेरिका के अंदर वो उसकी शक्ति को नियंत्रण करने का कार्य करती है और उसकी जो बेलगाम शक्ति है उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। दूसरा क्या है आपका, तो वो है अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। वहाँ के लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, अपने सरकार से सही और उचित प्रश्न पूछना जानते हैं। ठीक है, तो और सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना अपने आप में सरकार को एक अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करता है अच्छी तरह से। तो इसीलिए जो अमेरिकी समाज की जो उन्मुक्त प्रकृति है वो भी अमेरिकी शक्तियों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाती है। और तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो है कि जो नाटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नाटो, क्योंकि नाटो जो है आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 12 देश शामिल थे, आपने पढ़ा था पहले अध्याय में। तो इनमें शामिल सभी देश जो है वो अमेरिकी की शक्ति को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये अमेरिकी शक्ति को मतलब ये जो 3 मुख्य कारण हैं ये अमेरिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं, या फिर अमेरिकी वर्चस्व में जो है ये अवरोध है यानी रुकावट है। तो इस प्रकार से हम जो है अमेरिका के शक्तियों के बीच की जो रुकावट है उसको हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका से भारत के संबंध के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब सोवियत संघ का अस्तित्व था तो हमारा जो खेमा था, हमने सोवियत संघ से एक बार मदद ली थी जब हम बांग्लादेश को आज़ाद करवा रहे थे। तो भारत के विरुद्ध अमेरिका के विरुद्ध हमेशा भारत रहा है सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान। लेकिन अगर हम हालिया
रिश्ते देखें या फिर हम आसपास के सालों को हम अपने उसमें देखें दोनों के रिश्तों के संबंध में, तो हम ये पाते हैं कि इसको दो पहलू पे हम तोल सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी, भारत और अमेरिका के बीच में जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अमेरिका में बसे हुए जो अनिवासी भारतीय हैं, ठीक है, उसमें से देखो अमेरिका के अंदर एक कंपनी है बोइंग कंपनी, उसमें 35% जो टेक्निकल वर्कर हैं वो इंडिया के हैं। और इसके अलावा जो एक जगह है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, उसको वहाँ का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो वहाँ पर 3 लाख जो कर्मचारी वो भारतीय हैं। इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी के जो 15% कंपनी है, हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो 15% कंपनियाँ हैं वो भारत के लोगों ने वहाँ पर स्थापित की है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय लोगों का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं वो, और जब भी चुनाव भी होता है कोई तो उसके अंदर भी उनकी जो है एक अच्छी खासी भागीदारी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है उतने ज़्यादा कटु नहीं है, उतने ज़्यादा बेकार नहीं है। ये ऊपर नीचे समय के अनुसार कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है। देखो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है हमारा कोई भी देश परमानेंट मित्र नहीं होता और कोई भी देश हमारा परमानेंट शत्रु नहीं होता। ये वक्त और हालात तय करते हैं कि हमारा कौन दोस्त है और हमारा साथ कौन दुश्मन है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंध है फिलहाल कुछ खराब है नहीं, ठीक है। और किस प्रकार के संबंध हमें रखने चाहिए, तो उस पर जो है अलग अलग जो जितने भी विश्लेषण करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे जितने भी वो है प्रोफेसर्स हैं, चाहे जितने भी अच्छे भी महाज्ञानी हैं, उन्हें अलग अलग राय दी है। भारत के जो विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें और भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर कार्य करे, ठीक है। एक दूसरे जो समूह है विश्लेषणों का, यानी दूसरा जो समूह है विद्वानों का, वो ये कहता है कि अमेरिका, कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका एक विकसित देश है और अभी उसकी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो भारत को ये चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर काम करे और अमेरिका के साथ होने का फ़ायदा उठाए, ठीक है, उसके साथ रहो और उसके हितों में अपने हित को ढूंढो और जितना मैक्सिमम हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके साथ रहकर, जितना ज़्यादा हम अवसर खोज सकते हैं विकास करने के, उसके साथ रहकर हमें वो खोजना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा समूह जो बटा है इसके ऊपर भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में, वो ये कहता है कि बहुत सारे विकासशील देशों को एक साथ समूह बनाकर अमेरिका का प्रतिकार करना चाहिए और अमेरिका के सामने जो है एक चुनौती पेश करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सब मामलों से भी क्या हम अमेरिकी वर्चस्व से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम उनसे दूर हो जाएं? तो फिलहाल हमें ये जो कटु सत्य है ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अमेरिका से फ़िलहाल कोई छुटकारा हम नहीं पा सकते हैं। अमेरिका जैसी महान शक्ति से हम इतनी आसानी से उबार नहीं पा सकते हैं अगर हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो, ठीक है। तो एक नीति है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना ही एक बड़ी अच्छी नीति है और इसी नीति को कहा जाता है आपका बैंड वैगन नीति, ठीक है। जैसे बहे बहार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कि अगर हम किसी भी देश के वर्चस्व तंत्र में हैं तो उस वर्चस्व तंत्र का विरोध न करते हुए, क्योंकि विरोध करने से क्या होगा, नुकसान ही होगा, उनका कम होगा हमारा ज़्यादा होगा। तो उनके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाना ही क्या कहलाता है आपका बैंड वैगन की नीति, और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी कंक्लूजन के साथ ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध में और क्या ऐसी चीज़ें हैं, फिर भारत को और ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अमेरिका से थोड़ा सा और डेवलपमेंट की और आगे बढ़ जाए, डेवलपमेंट की राह में और आगे बढ़ जाए? तो ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिर्फ 1 नंबर का सवाल है। तो आप मुझे बताएंगे कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो है किस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा गया था और इसमें कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल आइकन है वहाँ पर एक बार दबा के देखिए, एक बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देगी आपको।